ऐड ऑन करते हैं। अगली जो पद्धति है जिसमें वर्णानुक्रम के बजाय थोड़ा बहुत सुधार किया गया, और अगली जो पद्धति कहलाई वह है कालानुक्रम। अब कालानुक्रम पद्धति क्या होती है? यह जो पद्धति है यह लेखक के या कवि के नाम को आधार नहीं बनाती। इसके अंदर जो बेस लिया जाता है वह कवि की जन्म तिथि, अर्थात जब इसमें कृतियों का संकलन किया गया तो उसमें कवि की जन्म तिथि या उसके समय को आधार बनाया गया। जैसे अगर हम वही उदाहरण लें तो उसमें कण्हपा का जो जीवन काल रहा है उसको आधार बनाया गया, कबीर के जन्म वर्ष को आधार बनाया गया, कुंवर नारायण को आधार बनाया गया और केशव को आधार बनाया। तो उनके जीवन व्रत को आधार बनाकर जो जीवन काल है जन्म तिथि से लेकर जो मरण काल है उनका, तो जीवन व्रत को आधार बनाकर, काल को आधार बनाकर जिस पद्धति में साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया उस पद्धति को कालानुक्रमी पद्धति कहा गया है। अब ये जो पद्धति है यह इसके बजाय वर्णानुक्रमी पद्धति के बजाय थोड़ी सी ज्यादा उपयोगी है, थोड़ी सी ज्यादा सटीक है, वैज्ञानिक है। इस पद्धति में जो इतिहास ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया वो डॉक्टर ग्रियर्सन का था। अर्थात अगर ये प्रश्न पूछा भी जाता है बहुत बार, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस इतिहास लेखक ने किया था, तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? फ्रेंच विद्वान गार्से दे तासे ने। वर्णानुक्रमी पद्धति का और दूसरा प्रयोग किसने किया था? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने, जो शिव सिंह सरोज के रचयिता थे। तो कालानुक्रमी पद्धति का प्रथम प्रयोग डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इसमें कवियों को उनकी जन्म तिथि के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन इतिहास के लिए सिर्फ इतनी ही अपेक्षा नहीं होती, यह तो केवल संकलन कहलाएगा। अगर मान लो अगर इस विधि से, कालानुक्रमी पद्धति से या इस विधि से लेखकों को या कवियों को एक जगह उनके काल के अनुसार व्यवस्थित भी कर दिया तो भी वह संपूर्ण रूप से इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहास के लेखन के लिए अलग अपेक्षा होती है, अलग मोनोपोली काम में ली जाती है। इतिहास लेखन करते समय बहुत सारी परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि साहित्य का इतिहास कोई फैक्चुअल चीज नहीं है। जैसे हम सामान्य इतिहास पढ़ते हैं उसमें फैक्चुअल चीजें होती हैं, तिथियों के अनुसार होता है सब कुछ, लेकिन साहित्य चूंकि समाज से पूरी तरह से कोरिलेटेड होता है, साहित्य और समाज एक दूसरे से अन्योन आश्रित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो साहित्य के इतिहास के लेखन के समय इन दोनों चीजों को, अर्थात उस समय का देश काल वातावरण और परिस्थितियां भी पूरी तरह से जिम्मेदार होती हैं। तो इतिहास, साहित्य के इतिहास लेखन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सिर्फ काल या मेथड का प्रयोग न करके उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं, तत्कालीन जो विचारधारा है, देश काल वातावरण है, सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उन सब का भी पर्याप्त विश्लेषण करे, तभी वह इतिहास ग्रंथ, साहित्य का इतिहास ग्रंथ मुकम्मल इतिहास ग्रंथ कहलाएगा, अन्यथा नहीं। और यही हुआ कालानुक्रमी पद्धति के साथ। हालांकि इन्होंने कालक्रम के अनुसार तो विभाजित कर दिया, लेकिन काल का विभाजन करने मात्र से वह साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं कहलाएगा, उसे तो सिर्फ केवल कवि वृत्त ही कहा जाएगा। अर्थात कवि ने अपने जीवन काल में जो सर्जनाएं की हैं, जो साहित्य लेखन किया, सिर्फ वो एक जगह संग्रहित कर दिया। तो इसको भी शुद्ध रूप से यह विधि भी दोषपूर्ण है, अर्थात निर्दोष नहीं है, लेकिन कविव्रत इसको कहा जा सकता है। तो ये जो दोनों पद्धतियां हैं जो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति नहीं है,
लेकिन इनके जो संकलन हैं, अर्थात इन संकलनों का प्रयोग आने वाले लेखकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। इन दोनों के यही गुण हैं, अर्थात इन दोनों पद्धतियों से जिन इतिहास ग्रंथों की रचना हुई वे दोनों उपयोगी सिद्ध हुए आगे आने वाले इतिहास लेखकों के लिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पद्धति की ओर। और कालानुक्रमिक पद्धति में दो इतिहास लेखक हुए हैं जिन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया। एक तो हम जानते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन और दूसरे हुए मिश्र बंधु। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद में कालानुक्रमिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि किन लेखकों ने कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया। तो उसमें हम डॉक्टर ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के नाम ये हम बता सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरी पद्धति की ओर, और यह जो पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें वैज्ञानिक मेथड्स का प्रयोग किया गया, अर्थात वैज्ञानिक जो शोध होते हैं और वैज्ञानिक इतिहास जहां जिस क्रम में लिखे जाते हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, लगभग उसी मेथड का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति में किया गया, जो इन दोनों का एक तरह का अच्छे गुणों को इस पद्धति में शामिल कर लिया गया। और इस पद्धति में जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक इतिहास लिखा जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया और तथ्यों का बहुत अच्छे से विश्लेषण भी किया गया। लेकिन फिर भी यह जो पद्धति थी वो दोषयुक्त मानी गई है। क्यों? क्योंकि साहित्य के बार बार मैं कह रहा हूँ, साहित्य का जो है वो संबंध अपने समय के देश काल वातावरण से और वहाँ के समाज की जो संचित विचारधारा है उससे भी जुड़ा हुआ होता है। इन्होंने तथ्यों का संग्रहण तो कर लिया, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने तथ्यों का संग्रहण तो वैज्ञानिक विधि से कर लिया, लेकिन फिर भी जो कृतित्व सामने आया था, जो साहित्य उस समय रचा गया था, उसका विश्लेषण करने में ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। इसीलिए इनका जो साहित्य इतिहास लेखन ग्रंथ है वह पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास की जो एक सीमा होती है, उस पर एक कसौटी होती है, उसके ऊपर खड़ा नहीं उतरा। यह इसकी एक सीमा थी। अब आप आते हैं विधेयवादी पद्धति पर। विधेयवादी पद्धति अर्थात इसको पॉजिटिविज्म मेथड भी कहा जाता है। यह वह पद्धति है जो इन सब विधियों का तो पालन करती ही है, साथ में तत्कालीन देश काल वातावरण और समाज का जो आंतरिक विचारधारा है उसका भी मूल्यांकन करती है और उसका भी विश्लेषण करती है। अर्थात साहित्य और समाज जब दोनों एक दूसरे पर आधारित है तो हम केवल कृतित्व पर ही क्यों फोकस करें, क्यों नहीं हम उस समाज के ऊपर भी फोकस करते जिसके ऊपर वह जो साहित्य है वो अवलंबित है। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले इस विधेयवादी पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ में किया, लेकिन इसका जो शुरुआत होती है, इसके जो उद्घाटन करता है वह तेन नामक विद्वान को माना जाता है। अर्थात यह भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति की शुरुआत किसने की, तो यह तेन नामक विद्वान की देन है। और बाद में रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले हिंदी साहित्य में इस विधेयवादी पद्धति का प्रयोग अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थात रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का, उसका टाइटल था, उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने इस विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया और उन्होंने दोनों ही रूपों में कृतिकार का भी विश्लेषण किया और कृति उसके द्वारा जो कृति या रचना की गई है उसका भी विश्लेषण किया। तो एक आलोचक के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का विवेचन भी किया और कवियों का जो साहित्य रचा गया है उसका भी विवेचन किया और निष्कर्षतः यह भी कहा कि किसी भी
किसी भी समय का जो साहित्य है वहां की जनमानस की संचित जो चित्तवृत्ति है उसका परिणाम होता है, अर्थात समाज का जो चिंतन है वह साहित्य के रूप में प्रस्फुटित होता है। यह जो पद्धति है वह क्या कहलाती है, विधेयवादी। और रामचंद्र शुक्ल ने इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसके बाद आती है अगली पद्धति, नारीवादी पद्धति। यह जो पद्धति है वो नारीत्व के दृष्टिकोण से, नारीवाद को दृष्टिकोण में रखकर साहित्य का इतिहास लेखन का प्रयास करती है। और डॉक्टर सुमन राजे हिंदी साहित्य की विद्वान हैं, डॉक्टर सुमन राजे, उन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो यह जो चिंतन है, यह जो पद्धति है, यह नारीवादियों की दृष्टिकोण से इस जो लेखन कार्य हुआ है हिंदी साहित्य का उसका मूल्यांकन करती है और विश्लेषण करती है। तो ये तो थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, जिनके आधार पर अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का निर्माण हुआ है। कुछ और भी पद्धतियां प्रचलित हैं, लेकिन उन पद्धतियों में कोई इतिहास ग्रंथ अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। जो उम्मीद है कि ये जो सामग्री अभी प्रस्तुत हुई है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।